सभी दोस्तों को जोहार, जय हिंद और स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल GS स्टडी प्रो में। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए फिर से विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। मुझे बताने में यह बहुत खुशी हो रही है कि चलिए फाइनली उत्पाद सिपाही के लिए विज्ञापन फिर से आ ही गया। देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 6/2023 के रूप में JSSC ने इस विज्ञापन को निकाला है, इस वैकेंसी को निकाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि किस प्रकार से इसका क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्या चयन प्रक्रिया है और कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, कौन सा फॉर्म इसमें, कब से फॉर्म इसमें भरा जाएगा। सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। कितना एज तक के आदमी यह फॉर्म भर सकते हैं, अभ्यर्थी यह भर सकते हैं, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, उनका वेतनमान क्या होगा, यानी झारखंड उत्पाद सिपाही में उसको कितना सैलरी मिलेगा, कितना पोस्ट है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमको बताना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें और वीडियो आखिर तक देखिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। देख लीजिए, इसमें बताया गया है कि जो भी विज्ञापन है वो झारखंड उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और इसके लिए विवरणी जो है वो सभी कंडिका के अनुसार आपका होना चाहिए और इसको आप jssc.nic.in पर लॉगिन करके भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क वही रखा गया है, 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़। और जो भी अगर आप कैटेगरी अगर चेंज करते हैं बाद में, तो उस कंडीशन में आपको कैटेगरी चेंज वाला पैसा देना होगा और यह जो परीक्षा शुल्क होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के में देख लेते हैं। उसके बाद जो अभ्यर्थी जो पहले भर चुके थे झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 वाला, ठीक है, उन लोगों को फिर से आवेदन देना होगा, ठीक है। और जो अभी जो वैध हैं, जो भी इसके शर्त रखते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनको फिर से तो आवेदन देना होगा, लेकिन इसके लिए उनको परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके लिए उसको क्या करना होगा, उनको करना होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और स्वयं एवं पिता का नाम दर्ज करके उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को करने के बाद ही उसका फिर से मतलब फॉर्म भराया ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों, कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आप फिर से भर पाएंगे। चलिए देखते हैं रिक्तियों का विवरण, राइट। तो देख लीजिए रिक्तियों का विवरण, यहाँ पे 583 कुल वही पोस्ट हैं। देख लीजिए, अनारक्षित के लिए 223 यानी 37, जो जनरल कैटेगरी के उसके लिए 237 और ST के लिए 148 और इसमें 3 पद आदिम जनजाति के लिए 36 रूप से आरक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 57, BC1 के लिए 50, BC2 के लिए 32 और EWS के लिए 59। कुल 583 सीटों पर झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी निकल रही है। और ये देख लीजिए, इसमें जो भी है वो निःशक्त अभ्यर्थियों को इसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ, सामंजस्य से मुक्त किया जाता है। उसके बाद कोटिवार रिक्तियों की अधिक संख्या जो है, यानी कि जो भी वैकेंसी है वो अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञप्ति रिक्ति में 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी, ठीक है। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार ही के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में, ठीक है, अगर आदिम जनजाति के उम्मीदवार, अगर योग्य उम्मीदवार उसमें नहीं रहते हैं तो उक्त रिक्ति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भर ली जाएगी, ठीक है। और आदिम जनजाति कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जो एनेक्चर दिया है 1 से लेकर 3 तक, अभी नीचे देखेंगे, उसके अनुसार उनको विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र और बाकी प्रमाण पत्र का बनाना या फिर जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद यह फॉर्म भरने से पहले आप एकदम सुनिश्चित हो लें कि आप इसके लिए पात्रता रखते हैं और सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की जो अनुमति होगी वो पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि आप जो हैं उस नियुक्ति के लिए चयन हो चुके हैं या तो फिर आप नियुक्ति की पात्रता पूरी कर चुके हैं, क्योंकि जो रिजल्ट जो निकलता है वो संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद ही निकलता है, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही बनने के बाद आपका पेमेंट कितना वेतनमान मिलेगा, यानी आपको वेतन कितना मिलेगा, ठीक है। तो झारखंड उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग समूह ग, ठीक है, अराजपत्रित कोटि में आपका नियुक्ति होगा। और वेतनमान इसकी अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पे मैट्रिक्स लेवल 2, ठीक है, 19,900 से 63,200 के बीच में आपका वेतनमान होगा। और भारत के अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपको कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा, ये शैक्षणिक योग्यता है। यानी कि अगर हम एक लाइन में कहें तो जितने भी मैट्रिक पास किए हुए कैंडिडेट हैं
ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर वो इस बाकी जो भी विज्ञापन में जो बाकी शर्तें हैं उसको अगर पूरा करने की क्षमता रखते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है, और इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 2 पर 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में इसका पे मैट्रिक्स लेवल है, बेसिक पे है, राइट। और बाकी सैलरी किस प्रकार से होगा इसका अनुमानित हम बता चुके हैं अपने वीडियो में, चैनल में पहले से भी। आप चाहे तो अनुमानित वेतन देख सकते हैं, ठीक है। ये तो कोई एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना मिलेगा, लेकिन अनुमानित वेतन यहाँ पे बताया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थियों के उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि ऑनलाइन जब तक आप आवेदन भर रहे हैं उस डेट तक इसको रेफरेंस डेट माना गया है। अब क्वेश्चन ये करेंगे कि मैंने अभी मैट्रिक पास किया है तो मैं इसको भर सकूंगा कि नहीं। देखिए एक्चुअली जो रेफरेंस डेट जो है वो जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को रेफरेंस डेट माना गया है, उस तिथि तक आपको कम से कम पास करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो उसके आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैट्रिक का निकला हुआ है रिजल्ट जैक बोर्ड से, राइट, और अगर वो कह लेंगे कि मेरा इस सब्जेक्ट में फेल लगा हुआ है, 2 महीने बाद कंपार्टमेंट होंगे, ठीक है, तो अगर रिजल्ट जो है उसका उस डेट तक आ जाता है जिस डेट तक फॉर्म वो भर रहे हैं तब तो वो एलिजिबल है, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। खेलकूद कोटा के लिए हम लोग इसको स्किप करते हैं, जो खेलकूद से संबंधित जो कैंडिडेट हैं वो इस पॉइंट को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग माप कर देखते हैं कि शारीरिक माप, यानी कि आपका कितना मेजरमेंट होना चाहिए, आपका छाती कितना होना चाहिए, यानी सीना कितना होना चाहिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। देखिए अगर आप अनारक्षित हैं यानी जनरल हैं या EWS के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, यानी कम से कम आपको 160 सेंटीमीटर ऊंचा होना अनिवार्य है, और आपका जो सीना होगा वो 81 सेंटीमीटर का फूला हुआ होना चाहिए, मतलब 81 सेंटीमीटर का माप होना चाहिए। अगर आप SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपका 155 सेंटीमीटर का ऊंचाई होना चाहिए और न्यूनतम 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। BC1 BC2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए, यानी कि जनरल के अप्रोक्स जनरल के ही इतना, और न्यूनतम जो सीना होना चाहिए वो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की बात करते हैं तो मात्र 148 सेंटीमीटर महिलाओं की होनी चाहिए, और महिलाओं का जो होता है वो सीना का माप नहीं किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कुछ बातें दिखा गया है, इसमें आपका फिट होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ पैर, ठीक है, पैर मुड़ा हुआ, धनु पैर, ठीक है, जो थोड़ा सा धनु हो जाता है, फिर समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, फिर हियरिंग प्रॉब्लम, स्टेरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, फिर क्या लिखा है ये, बेरिसल्कल हाइड्रोसिल, राइट, हाइड्रोसिल पाइल्स, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज, यानी कि आपका जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से आप फिट होनी चाहिए, इसके लिए आपका चिकित्सीय जांच कराई जाएगी, ठीक है ये। और उसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं, यानी कि एज आपका कितना होना चाहिए, तो देख लीजिए न्यूनतम उम्र सीमा यानी कि 1/8/2023 तक कम से कम आपका 18 वर्ष होना ही चाहिए, ठीक है, और 1/8/2018 तक इसको अधिकतम उम्र सीमा की गणना की गई है, और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा रखी गई है, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा के लिए अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए जो जनरल हैं और EWS कैंडिडेट हैं उनको 25 वर्ष अधिकतम, यानी कि 1/8/2018 तक आपको 25 वर्ष ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसी तरह से BC1 और BC2 के जो पुरुष कैंडिडेट होंगे, ठीक है, मेल कैंडिडेट, उनके लिए 27 वर्ष, महिला सभी महिलाएं, ठीक है, सभी महिलाएं मतलब BC1 BC2 जनरल और EWS इस सभी महिलाओं का 28 वर्ष रखा गया है अधिकतम, और SC ST के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष रखा गया है। भूतपूर्व जो सैनिक होंगे उन कैंडिडेट के लिए आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी अपने कैटेगरी में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद परीक्षा बैठने की ये वाले पॉइंट को हम स्किप करते हैं, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, विशेष आप इसको पढ़ लेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप JSSC के ऑफिशियल साइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अगर जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर आपको सारे अपडेट, चाहे उसका वीडियो बने चाहे नहीं बने, वो सारे अपडेट मैं डाल दिया करता हूँ। अगर वो वीडियो बनाने से संबंधित नहीं है या तो फिर मैं बिज़ी होता हूँ, मैं खुद जॉब प्रोफाइल में हूँ, तो मुझे हर
हर वक्त वो समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, तो मैं हो सकता है जो भी नोटिस आता है जीएसएससी, जेपीएससी या तो फिर अदर कोई भी चीज़, तो मैं उसको ग्रुप में डाल दिया करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप वहाँ जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ से भी अपडेट मिलेंगे। आरक्षण का दावा करना, आरक्षण का दावा से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा, और ये थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा, इसीलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको इसमें ज़रूरी होंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हालांकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो इससे रिलेटेड बना हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लगभग वही चीज़ है वो, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो उसी चीज़ पर है, उसी प्रकार से बताया हुआ है पहले भी, राइट। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन यानी कि आप फॉर्म जो है दोस्तों वो कब से भरना स्टार्ट होगा, कब से आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, और ये 13 नंबर वाला पॉइंट मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के वाला देख लेते हैं। तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे अपना फॉर्म को 1 जून से ही यह फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, और पूरा महीना चलेगा, यानी 30 जून की मध्यरात्रि तक यह फॉर्म भरा सकते हैं, ठीक है। 2/7/2023 की मध्यरात्रि तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, और फोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करके फिर आवेदन जो होगा आप, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन होगा उसको प्रिंट आउट लेने के लिए आपको 4 जुलाई तक का समय मिलेगा, और 6 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई की मध्यरात्रि तक आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप जो है अपना नाम को, अपना ईमेल आईडी को और जन्म तिथि को करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो एकदम आश्वस्त हो ले कि आपका नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी जो है और मोबाइल नंबर जो है वो एकदम सही से ही भरा हुआ है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपको करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 13 नंबर पॉइंट को अभी मैं करेक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए अब मैं इस पॉइंट को पढ़ूंगा। देख लीजिए 13 नंबर वाले पॉइंट, इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है कि 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में आप करेक्शन कर सकेंगे, और इसके लिए आपको दोबारा लिंक जो मिलेगा अलग से, और इसमें आपको जन्म तिथि, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ के ही आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि पिछले दिनों बहुत सारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर रद्द हुआ है। कारण कि उन लोगों ने पहले तो अपने आप को SC कह के फॉर्म भरा 50 रुपये में, लेकिन बाद में जब करेक्शन करने का समय आया तो उन्होंने क्या किया कि अपना SC कैटेगरी को BC या फिर जनरल में कन्वर्ट कर दिया। तो उनका क्या हुआ कि वो 50 रुपये दे करके फॉर्म भर लिए, और जब वो जनरल या तो फिर BC का चले गए तो वहाँ पर जो 100 रुपीज़ लगता है वो बाकी 50 उन्होंने पे नहीं किया। तो ये जो पे नहीं किया, इस पे वाले जो अंतर राशि हुई, ठीक है, इस अंतर राशि को पे नहीं करने के कारण उन लोग का कैंडिडेचर जो है रद्द हुआ है, एप्लीकेशन रद्द हो गया है। तो उसके लिए भी आपको अपना कोटि के संशोधन अगर आप करते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क का भी भुगतान करना होगा, ठीक है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इस पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसको आप क्लियर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं इस वीडियो का कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, राइट। यानी कि परीक्षा में सबसे पहले दौड़ होगा कि लिखित परीक्षा होगा, उसका कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर किए देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो आपका 3 चरण में होगा। परीक्षा सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, दौड़ और पहरे होगा। उसके बाद आपका लिखित एग्जाम लिया जाएगा, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा। जो दौड़ में पास हो जाएंगे, जो दौड़ में क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है, शारीरिक दक्षता में जो क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद फिर उसका मेडिकल किया जाएगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता जो है वो आपको झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान के आलोक के मुने उसी के अनुसार किया जाएगा, जिसमें आपको सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्क सिर्फ, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना भी जल्दी दौड़ के घुस जाइए, इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग है, यानी कि 10 किलोमीटर जो आपको दौड़ना है 1 घंटे में, वो आप अगर 40 मिनट में भी घुस जाते हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद शारीरिक माप और शारीरिक योग्यता में योग्य जो यदि आप होते हैं तभी आपको सूची बनाया जाएगा, और अयोग्य जो कैंडिडेट होंगे उनका भी सूची अलग से आयोग उपलब्ध कराएगा, ठीक है। यानी कि अगर पास हुए हैं या फेल हुए हैं उसके लिए सूची बना देगा। उसके बाद आता है कि लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा दोस्तों आपका OMR बेस्ड पर होगा, ठीक है, OMR बेस्ड पर होगा। और अगर अलग अलग डेट में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर इसमें मेगा सूची यानी मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। चिकित्सीय जाँच में जो होगा वो मेगा सूची में जो भी कैंडिडेट आ जाएंगे, ठीक है, उसके 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जाँच के लिए किया जाएगा, ठीक है।
चिकित्सीय जांच जो है वो झारखंड पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार ही किया जाएगा। और चयन के पर्षद के निर्णय के विरुद्ध अगर कोई अपील करता है तो उसके लिए एपेक्स मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा, और एपेक्स मेडिकल बोर्ड का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। और चिकित्सीय जांच में योग्य एवं अयोग्य की सूची भी आयोग फिर से उपलब्ध कराएगा। यानी हर एक स्टेप में आपको जीएसएससी ये बता देंगे कि आप पास हुए हैं या नहीं पास हुए हैं। ठीक है, दौड़ का अलग से लिस्ट निकलेगा पास फेल का, फिर उसी तरह से लिखित का अलग होगा, फिर उसी तरह से आपका मेडिकल का भी अलग होगा। ठीक है, और चिकित्सीय जांच जब हो जाएगा यानी कि मेडिकल जब हो जाएगा तब आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग के द्वारा यानी जेएसएससी के द्वारा किया जाएगा और परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। और इस क्रम में अगर पद को रिक्त रह जाता है तो पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा में मेघा क्रम से नीचे अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सीय जांच परीक्षा के आयोजन हेतु चयन पर्षद हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान के चलिए 583 का पोस्ट है और मेडिकल करा के जो एग्ज़ाम ले लिए, सॉरी एग्ज़ाम नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद अगर 583 से अगर कम ही स्टूडेंट जाते हैं, कम ही अभ्यर्थियों का उसमें चयन होता है तो बाकी के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकलेगा और उसका फिर से मेडिकल जांच किया जाएगा और उसके बाद उसका फिर से ज्वाइनिंग वगैरह जो भी है किया जाएगा। इसमें वही लिखा हुआ है, देख लीजिए। चिकित्सीय जांच उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा और इस क्रम में पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेघाक्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची जो है वो चिकित्सीय जांच परीक्षा के आयोजन हेतु चयन पर्षद को उपलब्ध कराएगा। लिखित परीक्षा में अब क्या क्या होंगे देख लीजिए। तो लिखित परीक्षा में आपका 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और तीनों ही पत्रों के प्रश्न जो है वो तीनों ही पत्रों के प्रश्न 3 अंक के होंगे। ठीक है, और सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर करते हैं तो सही उत्तर में से 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। सभी जो क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 जो होगा दोस्तों वो आपको भाषा ज्ञान से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और समयावधि मैंने बता दिया 2 घंटे की होगी यानी 120 मिनट होगी। और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम आपको 30% लाना होगा। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आप अयोग्य हो गए, असफल हो जाएंगे। ठीक है, और यह जो अंक लाएंगे दोस्तों, अगर आप इसमें ज़्यादा भी नंबर ले आते हैं तो इससे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। पेपर 2 जो होता है वो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा पर आधारित होता है और क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा देख लीजिए दोस्तों, इनमें से किसी एक को रख के आप फॉर्म भरेंगे। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये तीनों को ऐड किया गया है। उसको उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव भाषा। ठीक है, और उसके बाद कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इसमें से किसी एक भाषा को आपको भाषा परीक्षा के लिए रखना होगा और इससे संबंधित आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 घंटे के लिए। ठीक है, पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। इस पेपर में भी आपको कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, अदरवाइज फिर आपका कैंसिलेशन हो जाएंगे, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पेपर 3 जो होगा दोस्तों उसमें 120 प्रश्न होंगे और इसमें देख लीजिए इस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो देख लीजिए जो सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन जो है वो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से आपका 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें भी कुछ प्रश्न झारखंड से रिलेटेड रहेगा। राइट, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको झारखंड पढ़ना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे और गणित से आपका 10 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। आपको कुल 120 प्रश्न को इसी में से अंक लाना है और यही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, पेपर 3 में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जो पत्र 1 जो था वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके लिए आपको कोई नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो आपका, उसमें आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा न्यूनतम अंक 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को का ही पेपर 2 और पेपर 3 जो होगा उसमें प्राप्तांक अंकों को जोड़ करके मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा। मामला यहाँ पर समझिए, अगर आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में अगर आप 30% से कम लाते हैं, सबसे पहले तो आपका कैंडिडेचर रद्द। अगर आप पेपर 1 में 30% लाते हैं, सब में अगर 30% से ऊपर लाते हैं तभी जाके आपका पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है और प्रत्येक जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है कि हिंदी भाषा के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पेपर 1 में हम लोगों ने देखा कि 80 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी से रहेंगे और 40 प्रश्न जो होंगे वो अंग्रेजी से रहेंगे।
तो जो 80 प्रश्न रहेंगे उसमें से भी देख लीजिए अनुच्छेद पर आधारित, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे और हिंदी व्याकरण पर 60 प्रश्न रहेंगे। तो व्याकरण को आपको फोकस करना है, बाकी अनुच्छेद तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद में आपका अनसीन पैसेज रहेगा और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी भाषा पर भी इसी तरह होंगे, लेकिन इसमें 20-20 प्रश्न होंगे, ठीक लीजिए, व्याकरण और अनुच्छेद से रिलेटेड। पत्र 2 में देख लीजिए आपका जो भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पत्र 3 में सामान्य ज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। थोड़ा लंबा सिलेबस है इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, आप चाहे तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं और आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करना है। लगभग सारी चीज़ों को कवर अप हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इस सिलेबस को जरूर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी कि जो दौड़ होगा, शारीरिक माप होगा, मेजरमेंट होगा, उसके लिए देख लीजिए क्या है। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में और महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ना है 40 मिनट में, बस इतना ही सिंपल। चिकित्सीय जांच जो होगा उसमें वही चीज़ मैंने अभी जो बताया, आपका शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, ठीक है। फिर हाइड्रोसिल, पाइल्स और कोई भी कम्युनिकेबल यानी संक्रमण फिजिकल या मेंटल डिजीज आप नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। एपेक्स मेडिकल, ये सब सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। और कॉमन मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा और इसी के अनुसार आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट निर्धारण से संबंधित यहाँ पे है कि इक्वल मार्क्स आएंगे तो क्या होंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि अनारक्षित अगर 40% से कम लाते हैं तो उसका मेगा सूची में निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं SC ST और महिलाओं के लिए 32, BC1 के लिए 34, BC2 के लिए 36.5, आदिम जनजाति 30 और EWS के लिए 40%। इससे आपको ऊपर लाना ही होगा, तभी जाकर आपका मेगा सूची का निर्धारण में नाम जोड़ा जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे उसके बाद होगा अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की सत्यता की जाँच किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जांच वाला है, इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। वीडियो देख लीजिए, काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया, 20 मिनट 21 मिनट पार हो गया है, राइट। और यहाँ पे अब हमें इसको स्किप करता हूँ और वीडियो को अब ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद और विशेष कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट से पूछ लेंगे, ठीक है। अगर वो लगेगा कि वो टॉपिक वाकई में इम्पॉर्टेंट है तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और देख लीजिए यहाँ पर जो है वो परिशिष्ट दिया हुआ है, एनेक्चर दिया हुआ है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और जो कैंडिडेट अभी तक देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस प्रकार से जो उन्होंने अपनी रखे हैं। देख लीजिए यहाँ पे उसका सिलेबस भी दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है। जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उससे रिलेटेड यहाँ पे सभी का सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को भी देख लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे इसी प्रकार से एक नई अपडेट के साथ। तब तक से आपको फिर से जय हिंद।